कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ। और हाँ, आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले कि हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है इस चैप्टर पे, तो आप जाकर के वो वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है, ओके। तो कूलॉम्स लॉ है, देखिए यहाँ पर हम कूलॉम्स लॉ का ठीक है, तो आ जाते हैं कूलॉम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, ठीक है, कूलॉम का नियम। हम जानते हैं कि अगर क्या होता है कि कोई दो समान प्रकृति के अगर आवेश होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अगर विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण होता है। यह हमने आप लोगों को इससे पहले भी बताया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर क्या होते हैं, समान प्रकार के आवेश हैं, एक ये आवेश है और एक ये भी आवेश है। ये कैसे हैं, समान प्रकार के आवेश है, समान आवेश है ना, समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश। तो समान प्रकार के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षित बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, और अगर कोई दो आवेश कैसे हैं, विपरीत प्रकृति के हैं। ठीक है, ये कैसे विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं। तो जो भी विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा, सॉरी, आकर्षण बल लगता है। कौन सा लगता है, आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल लगता है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि कोई भी दो आवेश है तो उनके बीच में जो बल लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूलॉम बल। ठीक, अब देखो यहाँ पर इन दोनों आवेशों की, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है। ये बल दोनों माध्यम और निर्वात दोनों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, कि उनके बीच में निर्वात है या कौन सा माध्यम है, उस पर ये बल निर्भर करता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे इसी तरह से दो आवेशों के बीच में जो भी बल लगता है उसको 1785 में कूलॉम ने बताया। ठीक है, तो हम लोग इसी को कूलॉम के नियम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम। ठीक है, तो कूलॉम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण, बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसे कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे व्युत्क्रम वर्ग का नियम, यानी जो बल है, ठीक है, जो बल है तो वो बल दोनों आवेशों, लगने वाला बल है ना, लगने वाला बल, यहां लिखेंगे लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। तो इसे हम लगने वाला बल F हो गया। अब जैसे मान लो यहाँ पर कोई दो आवेश है, एक Q1 ये है
Q1 है, ठीक, और एक ये Q2 है, और इनके बीच की दूरी ये है R, ठीक है। तो इनके बीच जो बल लग रहा है इन दोनों आवेशों के बीच में, अगर दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, अगर एक प्लस और एक माइनस है तो आकर्षण का बल लगेगा। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती लगेगा, ऐसा। ये इक्वेशन हम एक बना देते हैं, ठीक। अब देखो जो दूरी है लगने वाले बल के, दूरी लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको आप व्युत्क्रमानुपाती कर दीजिए, ठीक। देखो व्युत्क्रमानुपाती होता है मीन्स ऐसा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लगने वाले वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, यहाँ पर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप क्या करो, दूरी का वर्ग कर लो ऐसे, ये समीकरण हो गया 2। अब आप क्या करिए, समीकरण 1 व 2 को मिला लीजिए, समीकरण 1 व 2 को मिला देगा, समीकरण 1 व समीकरण, ठीक है, 2 को मिलाने पर, ठीक है, मिलाने पर दोनों को मिला दीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R², ये हो जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को, इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमें कुछ कांस्टेंट जोड़ना होता है, ठीक। तो वो कांस्टेंट हमने जोड़ दिया, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, जहां K क्या है, K समानुपाती चिन्ह है, जहां K समानुपाती चिन्ह है, ठीक है। समानुपातिक या नियतांक बोल सकते हैं, समानुपातिक नियतांक है, नियतांक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, K की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, K की वैल्यू। अब देखो जो K की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यानी K की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखिए K को इधर ही रखेंगे तो ये उधर चला जाएगा, F इंटू R² अपॉन Q1 Q2। तो F का मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखो मात्रक अगर निकालते हैं, मात्रक, ठीक है, तो K का मात्रक क्या हो जाएगा, देखो F का होता है न्यूटन, गुणे दूरी का होता है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर, नीचे हो जाएगा कूलम स्क्वायर, तो K का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पर कूलम स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, पर कूलम स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मात्रक, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और हम इसकी बीमा अगर निकालें तो बीमा क्या हो जाएगी, बीमा, तो देखो यहाँ पर न्यूटन है, न्यूटन की बीमा होती है, देखो बल M/L/T⁻², द्रव्यमान गुणे लंबाई गुणे त्वरण, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो बल, न्यूटन बल बराबर क्या होता है, M×A, द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो ये हो गया इतना त्वरण और ये हो गया द्रव्यमान, तो ये न्यूटन हो गया, इंटू, इसको हमेशा इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में मीटर का लिख देंगे यहाँ पर L², दूरी का क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक, नीचे कूलम स्क्वायर यानी A × T, इसका स्क्वायर हो जाएगा,
ए इंटू टी का मतलब कहां से आता है, देखो आवेश बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है। आई धारा का मात्रक होता है एम्पियर और टी क्या होता है, समय। तो ऐसे लिख देंगे, इसको ऊपर लेके चले जाओ, इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एम, एल किस में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा एल क्यूब। टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी की पावर -4 हो जाएगा, ए की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसकी विमा। देखो एम एल एल क्यूब हो जाएगा और टी की पावर -4 ए की पावर -2, ये इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जो के होता है, ये होता क्या है के, तो के इक्वल टू है 1/4πε0 और इसका जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹, इसका ये मान होता है, के का ये मान होता है। ठीक है, तो देखो यहां से आपको एप्सिलॉन क्या होता है, ठीक ये होता है, और इसका भी हमने मात्रक अभी निकाल ही दिया है के का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक, अब देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इस चिन्ह को पढ़ते हैं एप्सिलॉन। ठीक, अब इसको क्या कहते हैं, ये है निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, यह निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की एप्सिलॉन पढ़ते इसको, यह निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो देखो क्या होती है, इसका मान है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो देखो ये क्या होता है, उल्टा होता है इसका, ये देखो कांस्टेंट है, ये इतना क्या है, नियत है, इसको हटा दो तो k = क्या हो गया 1/ε0। ये तो नियतांक है, नियत है, इसको चेंज होने वाला है, तो k = क्या होता है 1/ε0। तो ε0 क्या होता है 1/k। k का मात्रक क्या था, k का मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कूलम ऊपर चला जाएगा तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ε0 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कूलम स्क्वायर, ठीक है, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, ये हो जाएगा ε0 का मात्रक, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, वो होती है ε0 = 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक, कूलम स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक और इसका मान दोनों याद रखेंगे। ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, इसे मैंने छोटा कर दिया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आप लोग कूलम का नियम, तो ये हो जाएगा F = K Q1 Q2/r², जहाँ के समानुपाती नियतांक है। इसकी वैल्यू हमने देखो, इसका मात्रक हमने निकाल के बता दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी विमा हमने निकाल दी। अब देखो यहाँ पर के बराबर इसकी वैल्यू होती कितनी है, तो इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसका मान कितना होता है, देखो इसका मात्रक हमने निकाल के बता दिया, इसका मान बता दिया। ठीक, तो ये इतना बहुत ज्यादा जरूरी है कूलम के नियम में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने कूलम का नियम बताया, तो कूलम के नियम में क्या था कि जो दो बिंदु आवेश थे, ठीक है, उन दो बिंदु आवेश कहाँ पे रखे थे, किसी माध्यम में, और उनके बीच की दूरी हमने आगे बताया। तो यहाँ पर जो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है। अगर कोई ऐसा माध्यम रख दिया जाए जो क्या हो, जैसे हमने बताया कि हवा में और निर्वात में
दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है बहुत अधिक होता है। ठीक है, अगर हम उसको किसी निरपेक्ष ऐसे माध्यम में रख दें जो सुचालक हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, बल का मान कम हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, जो कुचालक है वहां पर रख देने पर बल का मान अधिक होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बल का मान है, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बल कितना, किस माध्यम में कितना बल लग रहा है। ठीक, उसके बीच निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो, यानी दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 निर्वात या वायु में रखने पर लगने वाला बल, रखने पर या वायु में लगने वाला बल है ना, इन दो बिंदु आवेश Q1 Q2 तथा Q2 निर्वात या वायु में लगने वाला बल कितना होगा, लगने वाला बल। तो यहाँ पे देखो कितना बल लगेगा, F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, अपॉन R स्क्वायर। तो ये इतना बल लगेगा। ठीक है, इतना बल लगेगा। ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि दो बिंदु आवेशों को दो बिंदु आवेश कौन है, तो वो दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 को किसी माध्यम में लगने वाला बल, किसी माध्यम में लगने वाला बल, अगर हम इसको किसी माध्यम में रखते हैं तब इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो देखो यहाँ पर F ये है माध्यम, तो माध्यम के लिए लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन m लिख दो। यहाँ पर m क्या, माध्यम की विद्युतशीलता, ये हो जाएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता, यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे ये क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ पर एप्सिलॉन m क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। क्या ये माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, ये होगी माध्यम की विद्युतशीलता Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम क्या कर निकालेंगे, यहाँ पर परावर्तनांक, परावर्तनांक बराबर हो जाएगा, परावर्तनांक हो जाएगा हमारा निर्वात में लगने, दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, निर्वात में लगने वाला बल, बटा माध्यम में लगने वाला बल, माध्यम में लगने वाला बल, ये हो जाएगा। ठीक, परावर्तनांक को हम लोग एप्सिलॉन R से प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो परावर्तनांक यानी दोनों बल रखो F/Fm इज इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर, ये था। नीचे रखो 1/4πε0, यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा माध्यम, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये वाला पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, इधर ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा देखो, F अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 1/ε0 1/m। अब देखो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या आ जाएगा, F अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा εm अपॉन ε0, ये हो जाएगा, ठीक। अगर हम माध्यम में निकालते हैं कि माध्यम में कितना बल लगेगा, अगर हम रख देते, ठीक है, निर्वात में किसी निरपेक्ष अपवर्तन में, तो ये आ जाएगा हमारा। और देखो ये क्या होता है, एक रेशियो है F अपॉन एफ एम, इसको बोलते हैं निरपेक्ष परावर्तनांक, निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, जिसे हम लोग सिग्मा आर से प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन आर से, सॉरी एप्सिलॉन आर से, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ से देखो निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता कितनी आ जाएगी, तो माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी निरपेक्ष विद्युतशीलता गुणे माध्यम और निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर। तो इतना, अब बल कितना रहेगा, उसमें कितना कम हो जाएगा, किसी माध्यम में रखने पर उसमें बल कितना कम हो जाएगा। अब यहाँ पर रखिए F बराबर 1/4π। अब देखो यहाँ 4π माध्यम की जगह ये हो जाएगा, इतने टाइम्स क्या हो जाएगा, लगने वाला बल कम हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब अब जो बल लगेगा वो इतना लगेगा, ठीक है। जो भी माध्यम है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा और उसके बीच इतना बल लगेगा। तो यह एक विमाहीन राशि, क्योंकि दो समान राशियों का एक क्या है, अनुपात है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक